आएगी। प्रधानमंत्री कॉन्फिडेंट है कि तीसरी बार भी आएगा तो मोदी ही। लेकिन देश के वोटर का मन क्या कहता है, ये जानना बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं आपके साथ शोभना यादव। 2024 के चुनाव देश को किस तरफ लेकर जा रहे हैं, यानी देश का जो चुनाव है वो अब किस तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नतीजे नहीं, नतीजों का अनुमान लगाने के लिए जी न्यूज और मेटराइज ने मिलकर पूरे देश में ये ओपिनियन पोल किया है। ये एक बहुत बड़ी रायशुमारी है जिसमें देश भर से 1,67,843 लोगों का चुनावी मन टटोला गया है। बिल्कुल, तो चलिए सबसे पहले मैं मेहमानों से भी आपका तारुफ करा देती हूँ। देखिए सब आपको स्क्रीन पर दिखाई देने लगे हैं। राजकिशोर जी मेरे साथ वरिष्ठ मेरे सहयोगी भी रहे और आज एज ए एक्सपर्ट, एज ए गेस्ट बैठे हुए हैं यहाँ पर स्टूडियो में। आरती टिक्कू नेशनल एक्सपर्ट है, नोएडा स्टूडियो में मौजूद है। संगीत रागी जी भी नेशनल एक्सपर्ट है। कल्लोल भौमिक साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लक्ष्मी देवी जो है वो भी हमारे साथ जुड़ेंगी। सुनील शावनके साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे और मनोज सिंह, जो कि मेटराइज सर्वे और जी न्यूज ने जो मेटराइज और जी न्यूज ने मिलकर जो सर्वे किया है उसके सारे आंकड़ों पर चर्चा के लिए मनोज जी हमारे साथ हैं और उनसे जानेंगे कि अगर ये आंकड़े आ रहे हैं तो उनके सर्वे में लोगों का मूड क्या कुछ कह रहा है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े उससे पहले मैं एक क्विक सिर्फ 20 सेकंड का जवाब ये बताइए कि इस सर्वे में अलग क्या है, नया क्या है और किस आधार पर किया हुआ है, बेसिस बताइए। फाउंडेशन, इस बार महिला वोटर बढ़ी हैं भारत के वोटरों में, तो महिलाओं का इस बार हम लोगों ने ज्यादा लिया है रिएक्शन उसमें कि उनका क्या ये बन रहा है। दूसरी बात है कि अलायंस होने के बाद बीजेपी के सीट या वोट दोनों में से कौन सा बढ़ रहा है। चूंकि साउथ की बात करेंगे तो आप देखिएगा कि वोट परसेंटेज और सीट दोनों में क्या अंतर आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें अलग तरीके से करने की एक कोशिश की गई है और मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम आंकड़े में जाएंगे तो क्या अलग है वो सारी चीजें आपको नजर आते आ जाएंगी। बिल्कुल ठीक है मनोज जी। तो चलिए जी न्यूज और मेटराइज के सर्वे के मुताबिक आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए को 23 सीटें मिलने कर्नाटक का हम जिक्र कर रहे हैं और कर्नाटक से अगर हम शुरुआत करें तो 28 सीटों में से एनडीए को 23 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 5 सीटें मिल सकती हैं। 23 सीटें बीजेपी और जेडीएस गठबंधन को जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर मैं 2019 के आंकड़े की बात करूं तो बीजेपी को 25 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 1 सीट मिली थी और जेडीएस को 1 मिली थी और एनडीए के खाते में 1 गई थी। और इस बार एनडीए को यहां पर 23 सीटें यानी 2 सीटें कर्नाटक में बीजेपी को 2019 से माफ कीजिए कम मिलती हुई दिखाई दे रही है। जो हमारा ये सर्वे आया है कर्नाटक की, अगर हम बात करें, एक बड़ा राज्य है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में यहां पर जबरदस्त जीत दर्ज की थी और अब लोकसभा चुनाव में भी ऐसा लग नहीं रहा है कि उस विधानसभा का जो अच्छा परफॉर्मेंस था वो कांग्रेस यहां पर रिपीट कर रही है लोकसभा चुनाव। और सबसे बड़ी बात यहां पर क्या है कि जेडीएस के साथ उनका गठबंधन हो चुका है। जेडीएस जो वहां पर एक बड़ा फैक्टर है, इसी पर मैं बात करता हूं। मनोज जी जल्दी से बताइए जेडीएस कितना बड़ा फैक्टर होगा और जेडीएस का अलायंस किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की मदद करेगा, क्योंकि वहां पर थंपिंग मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। जेडीएस काफी मायने रखेगा। देखिए पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई उसमें सबसे बड़ा योगदान कोई था तो लिंगायतों का नाराजगी था और बीजेपी इस बार कोशिश ये कर रही है कि पार्लियामेंट में कि उस नाराजगी को कम किया जाए। सरकार चूंकि तत्कालिक बनी है तो उतना बड़ा रिएक्शन आपको नहीं दिखेगा सरकार के अगेंस्ट में। वहां पे दूसरा कांग्रेस का एक अच्छा लीडर जो है डीके जो अपने शेट्टार की आप बात कर रहे हैं। हाँ, कांग्रेस छोटी सी टिप्पणी, शेट्टार का आना क्या बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा और इसीलिए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उतना ही गेन है जितना कि 2019 में था। नहीं बिल्कुल, देखिए 2 चीजें हैं कि जब आप मार्जिनलाइज हो गए जिस कौम में, जिस मतलब लोगों के बीच में, वहां पर अगर आपके पास कोई भी आ रहा तो उसका आपको थोड़ा फायदा मिल सकता है। लेकिन मुझे लगता है जेडीएस से लिंगायत नहीं वोकालिंगा पर फर्क पड़ेगा, ये बात है। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो 19 सीटें वाईएसआरसीपी को जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि टीडीपी को 6 सीटें मिल सकती हैं। अभी तक के सर्वे में कांग्रेस और बीजेपी का खाता नहीं खुला है। अगर मैं 2019 के आंकड़े की बात करूं तो वाईएसआरसीपी को 22 सीटें मिली थी, टीडीपी को 3 सीटें मिली थी और अब इस समय अगर हमारा जो सर्वे आज का 2024 का जो सर्वे है उसमें 19 सीटें मिल रही है, यानी वाईएसआर को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। मनोज जी
हाँ, नुकसान नहीं हो रहा है और काफी हद तक अपने आप को उन्होंने बचा के रखा है और उसके कारण कई हैं जो रीजनल पार्टियों में वहाँ बिखरा हुआ और अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जब भी रीजनल पार्टियां खड़ी हुई हैं वो नेशनल के साथ जुड़ के खड़ी रहती हैं। और अभी क्या है कि बीजेपी का वहाँ पे इस तरह का कोई ऐसा अलायंस नहीं हुआ जो इनको सपोर्ट करे, और यदि वो टीडीपी के साथ जाते हैं तो उसमें कुछ और फिगर होगा। ये अलायंस के पहले की बातें हैं कि जो हो रहा है। ठीक है, लेकिन राजकिशोर जी, हाँ मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा जी, मुझे ये जो डेटा आपके पास आया है, आंकड़ा आया है, ये अलायंस से पहले का है। ये इसकी पूरी संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी और टीडीपी के बीच में अलायंस होने वाला है। ठीक है राजकिशोर वो जी, स्थिति आ जाती है वोट बैंक जो कांग्रेस ने शर्मिला जी को, जी दीपक जी, जो राम मंदिर जितने भी श्रद्धालु गए हैं उसमें से ज्यादा तादाद साउथ इंडिया के लोगों की है। अभी जो वहां से जो डाटा निकल कर आ रहा है, इसको भी हमको समझना पड़ेगा और इसको भी समझना पड़ेगा कि जगन मोहन रेड्डी का नेतृत्व चमत्कारिक नेतृत्व है। इस पर मैं लक्ष्मी जी से एक सवाल लूंगा, पर आप राजकिशोर जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अब वाईएस शर्मिला के साथ कांग्रेस ने हाथ मिलाया, लेकिन कांग्रेस अपने रॉक बॉटम पर है। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के लिए ये बिल्कुल नई शुरुआत है। आपको क्या लग रहा है कि जो वोट काटेगी शर्मिला, जो भी थोड़ा बहुत, वो जगनमोहन रेड्डी का काटेगी, तो उसमें टीडीपी को फायदा होगा और यही टीडीपी की बढ़त की सबसे बड़ी वजह इस समय माना जा रहा है, लेकिन आंकड़ों में नहीं दिख रहा है। हाँ देखिए, मेरे लिए दरअसल ये आंकड़े, अगर मैं कहूँ जितना मैं घूम के आया, अभी चूंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों मैंने घूमे, तो आंध्र प्रदेश में अगर देखें उसकी शासन की बात करें, हैदराबाद जाने के बाद से वाईएसआर ने जिस तरीके से राजधानियां अलग अलग की, उसको लेकर जिस तरीके का उनका फाइनेंस और इकोनॉमिक मैनेजमेंट था, वो बहुत अच्छा नहीं माना जा रहा। उसके बाद भी अगर उनको इतनी सीटें मिलनी, तो ये मानकर चलिए कि उनकी उपलब्धि ना होकर जो उनके पिताजी ने जो पूरा जो गाँव पूरा जो उन्होंने देशाटन किया था, बिल्कुल भ्रमण किया था, पदयात्राएं की थी, वो लीगेसी चली आ रही। उनकी बहन के साथ बता दूं, जगन मोहन रेड्डी उससे ज्यादा यात्रा कर चुके हैं। उन्होंने अपने पिता का रिकॉर्ड तोड़ा है। लक्ष्मी, इसमें सही हो या गलत है? मेटराइज के सर्वे में हमने लोगों से पूछा है कि आज अगर चुनाव हो गया तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा। देखिए, इस सवाल की बहुत अहमियत है। जैसा कि अभी मैंने कहा कि 75 साल आजादी के पूरे हो चुके हैं, हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या होना चाहिए। तो देखिए, 49% लोग प्रधानमंत्री उम्मीदवार के चेहरे को ही सबसे बड़ा मुद्दा कह रहे हैं। यानी यहाँ पर विन विन सिचुएशन बीजेपी के लिए है। और दूसरा बताइए, केंद्र की 32% लोग केंद्र की योजनाओं को, जो लाभार्थी वोट बैंक है, वो कितना इंपैक्ट रखता है शोभना जी, इसको हमको समझना होगा। और पीएम मोदी ने पिछले 10 साल में उस लाभार्थी वोट बैंक को डेवलप किया। 80 करोड़ लोगों को आप फ्री अनाज दे रहे हो। आगे चलते हैं शोभना। 4% लोगों के लिए महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। 9% लोग बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं। वहीं 6% लोग सांसदों के काम के आधार पर वोट देंगे। आरती टिक्कू, आज अगर सबसे बड़ा मुद्दा है तो इसका मतलब लीडरशिप, किस पार्टी के पास कौन लीडर है, ये लोगों के लिए सबसे अहम है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि लीडर ये होगा तो शायद विकास इस दिशा में बढ़े। मैं बोलूं एक लाइन, बिल्कुल एक लाइन बोलता हूँ आरती जी, है ना, लोगों को लीडर चाहिए, रीडर नहीं, है ना, लोगों को लीडर चाहिए, रीडर नहीं। बिल्कुल। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो यूएसपी प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप की है, वो यही है कि वो इंडिया का जो झंडा है उन्होंने पूरी दुनिया में आज की डेट में लहराया। और वो चांद पे हो, वो कहीं और हो, और सड़क पे हो या किसी गांव में हो, राम मंदिर में हो या जम्मू कश्मीर में हो, वो लीडरशिप जिसकी कल्पना बहुत अरसों से, बहुत डेकेड से भारत की जनता सपना देखती थी या कल्पना करती थी, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डिलीवर की है।